स्टार्ट। आइए, आपका इंतज़ार था। जैसे कि आपकी फरमाइश थी कि हम क्लीन आर्किटेक्चर को लेके आ गए, तो ये लीजिए हम लेके आ गए क्लीन आर्किटेक्चर। इस वीडियो में हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे, फील करेंगे क्लीन आर्किटेक्चर को कि एग्जैक्टली कैसा आर्किटेक्चर रहता है और ये चीज़ कैसे काम करती है। आई गेस थोड़ा सा लैग कर रहा है। ओके, सही है। तो ये चीज़ कैसे काम कर सकती है अच्छे से हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए, क्लीन आर्किटेक्चर नाम से काम लेते हैं हम। पहले पहले क्या करते हैं, नाम से काम लेते हैं। उससे पहले एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो नोट्स आपको जो दिख रहे हैं ये कम्प्लीटली फ्री हैं। इसके लिए कोई पैसे वगैरह मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जाइए मेरे लिंक्डइन पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर सीधा से वो पोस्ट के अंदर उसका क्या बोलते हैं उसको, डिटेल्स हैं, वो इसके नोट्स का पीडीएफ है, तो फटाक से डाउनलोड कर लीजिएगा उधर से। तो चलिए सीधा फटाक से हम चलते हैं। पहले मैं मेरे टैबलेट का नोटिफिकेशंस बंद कर लेता हूँ, वरना मुझे खामखा नोटिफिकेशन सताएंगे। तो सीधा मैं आपको बताता चलता हूँ कि नाम से काम लेते हैं हम। अभी भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो इसको सीधा मैं वॉल्यूम कम कर लेता हूँ इसका। पता नहीं ये रिकॉर्डिंग के टाइम ही ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशंस वगैरह आना लाजमी होता है। तो देखिए, क्लीन आर्किटेक्चर नाम से काम लेते हैं। नाम क्या कह रहा है, क्लीन, साफ सुथरा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब क्या, आर्किटेक्चर यानी कि आपका बिल्डिंग देख लो। ये जो मैं जिस रूम में हूँ, इस रूम का डायमेंशन क्या है, मैं जिस टेबल पे बैठा हूँ इस टेबल का आर्किटेक्चर क्या है। इस टेबल का आर्किटेक्चर बहुत सिंपल है, 5 फीट बाय 3 फीट, 5 बाय 3 इसका आर्किटेक्चर है। ओके। और जब आप घर बिल्ड करने के लिए जब जाते हो, घर का आर्किटेक्चर क्या रहता है, प्लॉट का साइज़ क्या रहता है, घर का लेआउट क्या रहेगा, ये सारे क्या है, घर का आर्किटेक्चर है। जब कभी आप घर बनते हो तो घर का आर्किटेक्चर है कि एंटर होते ही हॉल आएगा, एक बेडरूम आएगा, किचन आएगा, ये इसका आर्किटेक्चर है। सिमिलरली हमारे प्रोजेक्ट्स का भी आर्किटेक्चर रहता है कि हम किस तरीके से अपने फाइल्स को अरेंज करते हैं। और ना सिर्फ फाइल, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेथड्स एंड विजिट्स, व्यूज़, पेजेस, ये सारी चीज़ें किस तरीके से अरेंज करते हैं, किस उसको क्या बोलते हैं, हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? एक और सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। आपके मम्मी ने घर के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से सेपरेट सेपरेट रखी है कि शक्कर के डब्बे में शक्कर रहेगी, चाय पत्ती के डब्बे में चाय पत्ती रहेगी। इस तरीके से हर चीज़ सेपरेटेड है। तो ये आर्किटेक्चर रहा हमारे मम्मी का, जिन्होंने हर चीज़ को सेपरेट सेपरेट रखा है कि जब चाय पत्ती की ज़रूरत हो डायरेक्ट हाथ लिया, चाय पत्ती ले लिया। ठीक है, जब सूखा मसाले की ज़रूरत हो तो सूखा मसाला लिया, ले लिया। जब चाट मसाले की ज़रूरत हो, चाट मसाला लिया, ले लिया। तो फटाक से एक्सेस है मम्मी को, तो मम्मी का काम बहुत स्पीड हो रहा है, टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं हो रहा है, ढूंढने में टाइम नहीं जा रहा है। तो इससे क्या होता है, आपको खाना जल्दी जल्दी मिल जाता है। तो एक सैल्यूट माँ के लिए जो इतने प्यार से खाना बनाती है हमारे लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्लीन आर्किटेक्चर की। ये रहा आर्किटेक्चर। तो हमारे एप्लीकेशंस के अंदर भी सिमिलरली हम आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं कि हमारा जब यूआई की बात आती है तो हम ढूंढने ना घूमें, सीधा जाए, हम यूआई का फाइल पकड़े, हमें यूआई मिल जाए। हमें जब कभी भी डेटा सोर्सेज के रिलेटेड एरर आता है कि हाँ बैकएंड से डेटा फेच नहीं हो रहा है, वहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम सीधा बैकएंड के फोल्डर में जाए, वहाँ में डेटा मिले, हम वहाँ से उठा के ले आए। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें रहती है जिसे हम मैनेज करने और आर्किटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यही है हमारा आर्किटेक्चर। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया कि आर्किटेक्चर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर। अब क्लीन आर्किटेक्चर क्या आता है? क्लीन आर्किटेक्चर एक मेथड है जो कि हमारे कोड बेस को सेपरेट सेपरेट रखता है, क्लीन रखता है, साफ सुथरा रखता है। क्या रखता है? क्लीन ऐप्स मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है ये तो। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे ऐप को ये क्या करता है? स्केलेबल रखता है। स्केलेबल रखता है। स्केलेबल का मतलब क्या भैया, कि इसका मतलब मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन बनाया, लेट्स अज्यूम कि आपने एक डिलीवरी ऐप बनाई। डिलीवरी ऐप के अंदर आप क्या आपने कुछ फीचर्स रखे कि नेविगेशंस रखा, ट्रैकिंग सिस्टम रखा, और यूज़र का डिटेल्स का सिस्टम रखा। अब आप क्या करना चाहते हो? एक और नया फीचर ऐड करना चाहते हो, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन को स्केल करना चाहते हो। इतना सा था एप्लीकेशन, अब उसको थोड़ा सा स्केल करना चाहते हो। ठीक है, लाइक मैं चाहता हूँ कि जो
ड्राइवर आसपास है, यानी कि एक और मैंने एप्लीकेशन बनाई ड्राइवर्स ऐप, और मैं खुद नहीं डिलीवर करूंगा प्रोडक्ट, अब वो ड्राइवर डिलीवर करेगा। तो जिसने ऑर्डर किया, मान लीजिए इसने ऑर्डर किया, दिख रहा है इसने ऑर्डर किया, और ये है आसपास का, ये ड्राइवर है, इसके आसपास एक ये ड्राइवर रहा, एक ये ड्राइवर रहा। मैं फीचर ऐड करूंगा कि ये वाला ड्राइवर नज़दीक है तो ये जल्द से जाके उसको डिलीवर कर दे, क्योंकि क्विक कॉमर्स आजकल बूम में है। ठीक, तो ये मैं फीचर ऐड कर सकता हूँ ईजिली अगर मैंने क्लीन आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट किया है। बस मुझे क्या करना है, एक नया स्क्रीन ऐड करना है, एक नया डेटा सोर्स के अंदर एक और नया डेटा मॉडल ऐड करना है कि ड्राइवर का जो भी आसपास नज़दीक डिलीवरी ड्राइवर है वो जल्दी जाके डिलीवर कर दे, और एक एफसीएम के लिए पुश नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और रेपोजिटरी, और रेपोजिटरी का इंप्लीमेंटेशन लिखना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा काम है, इजंट इट। तो जब एक बार आपने आधा घंटा घंटा लगाकर पूरा आर्किटेक्चर बना लिया कि किस फाइल में क्या रहेगा और किस फाइल के अंदर कौन सा कंट्रोलर फंक्शन रहेगा, अगर एक बार थोड़ा बहुत आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट टाइम देकर इसको स्पेंड किया आर्किटेक्ट करने में, तो आपका प्रोजेक्ट स्केलेबल रहेगा, रीडेबल रहेगा। मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट बनाया और आप चाहते हो कि मैं आपका प्रोजेक्ट रिव्यू करूं, तो मैं बेसिकली बहुत इजीली पढ़ लूंगा, क्योंकि क्लीन आर्किटेक्चर है, फाइल्स का नाम इजी रहेगा, और हर एक फाइल एक यूनिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी। तो इससे क्या होगा, रीडेबल रहेगा और टेस्टेबल रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लटर के अंदर टेस्टिंग हम करते हैं, जो यूनिट टेस्ट वगैरह है ना, और यूनिट टेस्ट वगैरह जो करते हैं हम, उसके लिए बहुत इजी टेस्ट लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने मेरे कोलीग को एक क्लीन आर्किटेक्चर में एक एप्लीकेशन बना के दिया था, बोला कि उसके लिए कुछ टेस्ट लिख के दो, मुझे क्लाइंट को देना है। तो भाई उसने तारीफ़ की कि मुझे टेस्ट लिखने में बहुत इजी हुई, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत क्लीन थी, बहुत इजीली मैंने टेस्ट करके वो जल्दी मुझे दे दिया। जितना टाइम मुझे ऐप को कोड करने में लगा, उससे कम टाइम में उसने क्या किया, एप्लीकेशन को टेस्ट करके दे दिया। तो ये बात आती है हमारे टेस्टेबल की। और एक है मेंटेनेबल। देखो मेंटेनेबल, मैंने अपने क्लाइंट को कोड लिख के दिया, फाइल्स वगैरह अरेंज करके दिया, तो वो खुश हो गया। क्यों? क्योंकि फाइल मेंटेनेबल है, उसको क्या है, वो खुद मेंटेन कर लेगा। अगर उसको थोड़ा बहुत भी फ्लटर या डार्ट कुछ आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो वो खुद अपने आप मेंटेन कर लेते चला जाएगा। उसको कोई सेपरेट किसी और को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके कोड को मेंटेन करने के लिए महीना 7-8 हज़ार ले रहा हो, तो वो खुद आराम से मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो ये बात रहती है मेंटेनेबल कोड की। अगर आप खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स हो, आप भी इजीली मेंटेन कर सकते हो ना, वॉइस वर्सा। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेपरेशन कंसर्न। यहाँ मेन बात आती है, मेन गोल रहता है हमारा सेपरेशन कंसर्न का। सेपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, सेपरेशन कंसर्न में क्या है, आपको ऑर्डर की वैल्यू ज़्यादा रहेगी कि कौन से फाइल में किस तरीके से स्टोर है और कौन सा फाइल क्या क्या परफॉर्म कर रही है, ये ऑर्डर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बात लिखी है कि इट विल टेक टाइम, प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रोजेक्ट्स में टाइम स्पेंड करोगे, आर्किटेक्चर में टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे सेपरेशन कंसर्न्स को लेकर। क्योंकि जब आप कोई फाइल लिखते हो, मान लीजिए आपने लिखा यूज़र रजिस्टर इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हमने पिछले वीडियो में लिखा था, वहाँ पर हम सिर्फ क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे थे रजिस्टर यूज़र। मान लीजिए आपने एक और फाइल बनाया रजिस्टर ऑथर इम्प्लीमेंटेशन। इस फाइल में आप क्या करोगे, वो रेपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन लिखोगे कि हाँ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑथर को रजिस्टर करवा रहे हैं ताकि वो हमारी बुक लिख सके। यहाँ पर सिर्फ यही काम होगा, ना कोई यूआई डेवलपमेंट होगा, और ना ही कोई विजिट मैनेजमेंट होगा, और ना ही कोई हम यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही काम होगा। क्या आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई? बहुत सिंपल है। मैंने यहीं पर आपको प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस आएगा, टाइम लगेगा इसको। तो आप बोल रहे हो कि भैया टाइम लगेगा, ठीक है मान लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए मेथड्स बता दो कि हम उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, ये लीजिए, मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए लिखा है। पहले आप क्या करिए, फंक्शंस बनाना सीखिए, अच्छे फंक्शंस। कैसे फंक्शंस या कंट्रोलर जो भी बोल लो, जस्ट डू वन थिंग, डू इट वेल। जस्ट डू वन थिंग, वो फंक्शन एक चीज़ करे और बहुत अच्छे तरीके से करे, एक चीज़ करे बहुत अच्छी तरीके से करे, और उसकी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो सिर्फ एक ही काम करे और बहुत अच्छे तरीके से करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही हो। अगर वो यूज़र को रजिस्टर कर रहा है तो यूज़र को रजिस्टर ही करे, लॉगिन की उसको टेंशन ना हो। अगर वो लॉगिन कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ लॉगिन ही करे, रजिस्टर की उसको कुछ टेंशन ना हो। अगर वो
नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके डेटा ऐड कर रहा है तो वही करे, डॉक्यूमेंट डिलीट करना अपडेट करना उसका काम ना हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल काम है। और उसके बाद आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शंस को लिखना बहुत सीखना पड़ेगा। देखो रेपोजिटरी की जहाँ पर बात आती है, रेपोजिटरी की जहाँ तक बात आती है वो सिंपल है भाई। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बनाते हैं, वो रेपोजिटरी का हमारा इंटरफेस रहेगा। और रेपोजिटरी का हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस लिखते हैं हमारे डेटा लेयर के अंदर। वो क्या रहेंगे, उसका इम्प्लीमेंट्स उसको इनहेरिट करेंगे, उसके कॉन्क्रीट फंक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत सिंपल काम है ये रेपोजिटरी का, कोई भी टेंशन नहीं है रेपोजिटरी का। और बात आती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन नाम कॉम्प्लेक्स है भाई, डिपेंडेंसी भी है इंजेक्शन भी है, दो वर्ड्स हैं। एक तो डिपेंडेंट हो रहा होगा, डिपेंडेंसी कहाँ तो यूज़ आ रही होगी, और एक इंजेक्शन है यानी कि हम कुछ इसको इंजेक्ट कर रहे होंगे। नाम से काम लो। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, सिंपली नाम यहाँ पर मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है, पिछले वीडियो से भी ज़्यादा मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इसमें सिंप्लीफाई किया। क्या है ये, क्लास डिपेंडेंसी शुड बी प्रोवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड ऑफ द क्लास। रिपीट वंस अगेन, क्लास डिपेंडेंसी शुड बी प्रोवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड ऑफ द क्लास। यानी कि क्लास की जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो प्रोवाइड करेंगे हम क्लास के बाहर, यानी कि डिपेंडेंसीज के ज़रिए से। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में गेट इट लाइब्रेरी का यूज़ किया था, जो कि हमें क्या करती है, सर्विस लोकेटर है, सर्विस प्रोवाइडर है। हम क्या कर रहे थे, सर्विस लोकेटर के हेल्प से हम उसको वो सारी ऑब्जेक्ट्स दे रहे थे। बीच में हम क्या कर रहे थे, प्रोवाइडर का भी यूज़ कर रहे थे, वो अलग बात है। चेंज नोटिफायर यूज़ कर रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन का हमने उस तरीके से यूज़ किया। आप भी गेट इट लाइब्रेरी यूज़ करो, कोई और लाइब्रेरी यूज़ करो, या फिर खुद का कोई फंक्शन बना लो सेपरेट, उससे आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ कर लो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, रेपोजिटरीज बनाए थे, और रेपोजिटरीज को जो भी हमने डेटा, यूज़र डेटा चाहिए था, यूज़र डेटा हम उसको यूआई से नहीं दे रहे थे, डायरेक्टली यूआई से हम उसको नहीं दे रहे थे। यूज़र डेटा फॉर्म से डायरेक्टली हम उसको नहीं दे रहे थे, हम उसको दे रहे थे डिपेंडेंसीज के ज़रिए से, इंजेक्शंस के ज़रिए से, सर्विस लोकेटर के ज़रिए से दे रहे थे। ठीक है, वो हमारा मिडल कौन था, वीव मॉडल था हमारा बीच में। वीव मॉडल उन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहा था। अगर आप वीव मॉडल नहीं इंप्लीमेंट करते हो, डायरेक्ट करते हो बगैर वीव मॉडल के, तो काम और ज़्यादा आसान हो सकते हैं। लेकिन उसकी जगह पर आपको थोड़े बहुत यूज़ केसेस ज़्यादा लिखने पड़ेंगे, वो अलग बात है। वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई, जहाँ पर हम एग्जैक्टली कोड करेंगे कि एप्लीकेशन पूरा। तो ये थी हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन की बात। बहुत सिंपल है, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लीन आर्किटेक्चर। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, आप कोई भी प्रोजेक्ट क्लीन आर्किटेक्चर में कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखी है। डेटा दो जगह से आ सकता है भाई, डेटा देखिए आपका दो जगह से आ सकता है। मैं एक बार इसको अच्छा पेन ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे मज़ा आए। कलर येलो ले लेते हैं। देखो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा दो तरफ से आता है। एक तो आप हमारा एपीआई यूज़ करते हो, एक तो आप यहाँ तो डेटाबेस से लेते हो। ठीक है, एक तो आप क्या करते हो, एपीआई से डेटा लेते हो, या तो आप क्या करते हो, कोई बैकएंड से डेटा लेते हो, डेटाबेस से डेटा लेते हो, या तो एपीआई से डेटा लेते हो। हम पिछली वीडियो में क्या कर रहे थे, हमने हमारा खुद का एपीआई लिखा था, हमारा खुद का डेटाबेस था, तो हम डायरेक्टली एपीआई से डेटा ले रहे थे, ना कि डेटाबेस से। हमने मोंगोडीबी से डायरेक्ट डेटा नहीं लिया, हमने एपीआई से डेटा लिया था। एपीआई किसके पास से ले रहा था, डेटाबेस से डेटा ले रहा था। ठीक है, एपीआई हमारा डेटाबेस से ले रहा था और हमें डेटा एपीआई दे रहा था। एपीआई किधर से भी डेटा लाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे बस डेटा चाहिए। तो मैं किससे डेटा ले रहा हूँ, एपीआई से डेटा ले रहा हूँ। तो ये रहा हमारा एपीआई वाला चीज़। एपीआई क्या करता है, हमें रॉ डेटा देता है। रॉ डेटा यानी कि आपका रॉ डेटा आपका जेसन भी हो गया, ठीक है, या फिर कोई मैक्सिमम जेसन में ही आता है। वेरी रेयर केसेस में आपको एक्सेल में डेटा मिलता है, दैट इज़ वेरी रेयर केस। तो आपको जेसन में डेटा मिल रहा है, वो रॉ डेटा हुआ। उसको मैं क्या करता हूँ, हैंडल करता हूँ। पिंक में मैंने जो लिखा है ना, ये हमारे फंक्शंस रहते हैं। मैं उसको क्या करता हूँ, रिमोट डेटा सोर्स के अंदर उसको हैंडल करता हूँ। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एपीआई से डेटा ले रहे थे, तो हमने क्या किया था, रिमोट डेटा सोर्स करके बोल के एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया था। उसके अंदर हमने क्या किया था, रजिस्टर डेटा, रिमोट डेटा सोर्स के अंदर हम डेटा दे रहे थे एपीआई के जरिए से। ठीक है, तो यही था हमारा रिमोट डेटा सोर्स। और उसके बाद हम जब डेटाबेस से डायरेक्टली लेते हैं, जैसे कि हमारा माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल हो गया, या फिर नो एसक्यूएल होगा, जब से हम इनसे हम डायरेक्ट राब्ता करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, तब वहाँ से हमें रॉ डेटा मिलता है। और वहाँ पर हम लोकल डेटा सोर्स यूज़ करते हैं। पहले उसको लोकली स्टोर करके कुछ उसका इंस्टेंस बना के कैशे करके
कुछ ऐसे कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसको भी हम कभी डिस्कस करेंगे, टाइम मिलेगा तो, या फिर आपकी डिमांड होगी तो। और ये जो डेटा सोर्स, हमारा डेटा जो आएगा, वो उसको हम डेटा मॉडल में मैप करेंगे। क्या करेंगे? ये मेरे पेन को क्या हो गया पता नहीं, लाइव रिकॉर्ड करते वक्त ही ये दिक्कत करती है। मैप करेंगे। कैसे मैप करेंगे? हम क्या करेंगे, जेसन इम्प्लीमेंटेशंस बनाएंगे हमारे डेटा क्लास के। मान लीजिए हमने यूज़र बनाया, तो यूज़र का हम फ्रॉम जेसन भी लिखेंगे, टू जेसन भी लिखेंगे और मैप भी लिखेंगे। फ्रॉम जेसन यानी कि जेसन से डेटा आ रहा है तो हमारे डेटा मॉडल में कन्वर्ट हो जाए। डेटा मॉडल से डेटा जेसन में कन्वर्ट करना है तो टू जेसन करें। ठीक है, मान लीजिए ये जो आपका डेटा जो है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक ठीक है। तो मैं इसकी थोड़ी सी थिकनेस कम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। 1 भी नहीं, थोड़ी 3 4 5 रख लेते हैं। मान लीजिए आपका यूज़र का डेटा है। यूज़र का डेटा क्या क्या है हमारा? एक तो हमारा रहेगा नेम, हाँ विजिबल है। एक तो रहेगा नेम, मैं मान लीजिए XYZ लिख लेता हूँ। ठीक है, XYZ नहीं, हम लिखेंगे रामू। ठीक है, और इसकी हम एज लिख लेते हैं। एज है इसकी 22। ये रहा हमारा यूज़र का डेटा जो कि जेसन फॉर्मेट में। लेकिन जब हम डार्ट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, उसको यूज़र मॉडल के ज़रिए से लिखना पड़ेगा। लाइक ऐसे, यूज़र डॉट नेम इज इक्वल टू रामू, और उसके बाद यूज़र डॉट एज इज इक्वल टू 22। इजंट इट? क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, और बैकएंड को चाहिए डेटा इस फॉर्मेट में, एपीआई को डेटा चाहिए इस फॉर्मेट में, लेकिन हमने क्लीन आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग यूज़र से डेटा लिया है इस फॉर्मेट में, यूज़र मॉडल के जरिए से लिखा है। तो हमें इसको टू जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एपीआई हमें डेटा देगा इस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में देगा। और इस जेसन डेटा को भी क्या करना पड़ेगा? टू मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम जेसन टू जेसन, यहाँ पर हम फ्रॉम जेसन यूज़ करेंगे। जहाँ पर हम डेटा बैकएंड से ले रहे हैं तो हम फ्रॉम जेसन यूज़ करेंगे, तो बैकएंड को भेज रहे हैं तो टू जेसन यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। क्योंकि मुझे ये नोट्स आपको देने हैं तो मैं ये चीज़ सारी डिलीट कर देता हूँ, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत सिंपल है, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करवा देंगे। अगर आपकी बोलिए, हुकुम करिए आप, हम आपके लिए वीडियोस लाएंगे। ठीक है, तो ये जो है डेटा मॉडल से हमारा डेटा मिल गया, तो काम करेगा रेपोजिटरीज, यूज केसेस, ये सारी इधर ही आते हैं। ठीक है, रेपोजिटरीज, यूज केसेस, एंटिटीज, ये सारी चीज़ें अब हैंडल करते हैं। अभी होता है डेटा का काम एंड फिनिश। रेपोजिटरीज जो हमारे रेपोजिटरी जो है, यहाँ पर जो है हमारे इंप्लीमेंटेशन वाले रेपोजिटरीज रहते हैं, इंप्लीमेंटेशन करे रहते हैं हम, सारा बिजनेस लॉजिक यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन करे रहते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ वो हैंडल करके किसी देगा, नेक्स्ट काम वो किसी देगा, एंटिटीज़ को देगा। अब बात आती है डोमेन लेयर की। तो मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि एक तो हमारे बाहर रहेगा हमारा क्या बोलते हैं उसको, यूआई रहेगा, और उसके बीच में रहेगा हमारा डोमेन लेयर, और उसके सेंटर में रहेगा हमारा डेटा लेयर। ठीक है, ये हमारा डेटा है, ये हमारा डोमेन है, और ये हमारा यूआई है। ठीक है, अब ये डेटा ने हमारा रेपोजिटरी इंप्लीमेंटेशन कर लिया, जो भी डेटा था उसको हैंडल कर लिया, उसको फ्रॉम जेसन टू जेसन जो भी काम करना था कर लिया। अब डोमेन लेयर क्या करेगी? हमारी एंटिटीज़ लिखेगी, यूज़ केसेस लिखेगी। यूज़ केसेस एकदम यहाँ रहेंगी, यूज़ केसेस, एंटिटीज़ यहाँ रहेंगी, और ये हमारे रेपोजिटरी के एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस रहेंगे। रेपोजिटरी का हमारा इंप्लीमेंटेशन नहीं रहेगा, रेपोजिटरी का हमारा इंटरफेस रहेगा। रेपोजिटरी का इंटरफेस हमारा डोमेन लेयर में रहेगा, रेपोजिटरी का इंप्लीमेंटेशन हमारा डेटा लेयर में रहेगा। क्योंकि जो इंप्लीमेंटेशन हम जो लिखते हैं वो हम डायरेक्ट डेटाबेस से बात करते हैं, तो डेटा हैंडलिंग है तो कहाँ आएगी? डेटा लेयर में आएगी। तो उसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमें क्या लिखना पड़ेगा? जो उसका इंटरफेस जो है, डार्ट कोड जो है हमारे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एक और की पॉइंट, डोमेन लेयर में हम सिर्फ और सिर्फ प्योर डार्ट कोड लिखते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, डोमेन लेयर में हम सिर्फ और सिर्फ प्योर डार्ट कोड लिखते हैं। यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा डार्ट कोड रहेगा।
और ये तो बहुत सिंपल था। एंटिटीज़ के बारे में मैंने तो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम यहाँ पर मॉडल्स लिखते हैं वगैरह वगैरह, कांस्टेंट कुछ लोग तो कांस्टेंट्स भी लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेफर नहीं करता, आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो। और यहाँ पर हम बेसिकली यूज़ केसेस लिखते हैं। यूज़ केसेस कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोज़ में। नेक्स्ट आती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर बोल लो, प्रेजेंटेशन लेयर बोल लो, या फिर आप फीचर्स बोल लो, दोनों एक ही है, दोनों वन एंड द सेम है। प्रेजेंटेशंस में हम क्या करते हैं, हमारे व्यूज को हैंडल करते हैं, विजिट्स को हैंडल करते हैं, ठीक है, सॉरी, व्यूज को हैंडल करते हैं और हम विजिट्स को हैंडल करते हैं। व्यूज जैसे कि आपके आ गए स्क्रीन्स, या फिर आप इसको यूआई बोल लो, और विजिट्स में आ गए आपके कस्टम विजिट्स। कस्टम विजिट्स जो कि हमने पिछली वीडियो में शायद लिखा था, मैंने आपको दिखाया था कि हमने कस्टम स्नैक बार बनाया था अपने ऐप के लिए, तो ये हम सारी चीज़ें उधर लिखते हैं। व्यूज़ हो गया, हमारे कस्टम विजिट्स हो गया, और स्टेट मैनेजमेंट भी हमारे फीचर में ही आता है, फीचर प्रेजेंटेशन लेयर में ही आता है हमारा स्टेट मैनेजमेंट भी। आप चाहे प्रोवाइडर यूज़ कर लो, गेटेक्स यूज़ कर लो, ब्लॉक यूज़ कर लो, मॉबेक्स यूज़ कर लो, रेडक्स यूज़ कर लो, बहुत सारे स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज हैं, और एक रिवर पॉड यूज़ कर लो, वो मैंने लिखना भूल गया। रिवर पॉड प्रोवाइडर ऑलमोस्ट सेम है, कुछ और डिफरेंस के साथ। रिवर पॉड की स्पेलिंग रिवर पॉड, ग्रेट दिख रहा है। तो ये स्टेट मैनेजमेंट हम यहाँ पर लिखते हैं। तो स्टेट मैनेजमेंट डायरेक्टली विजिट से बात करती है। तो एक और बार मैं आपको रिवाइज करा लेता हूँ। देखिए, अब कहानी सुनिए, कहानी सुनिए, एक कहानी, चलिए आपको कहानी सुनो, जुबानी सुनो। डेटा आया, ठीक है, डेटा किस फॉर्मेट में था, रॉ डेटा था वो। उस रॉ डेटा को हमने रिमोट डेटा सोर्स, लोकल डेटा सोर्स के ज़रिए से उसको हैंडल कर लिया, ठीक है। उसको हमने क्या किया, डेटा मॉडल के साथ मैपिंग करवा लिया, या मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मैपिंग करवा लिया, ठीक है। और मैप डेटा को हमने उसको क्या किया, रेपोजिटरी के ज़रिए से मैप वैप करा लिया। उस फंक्शन को रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, क्या उसको एरर्स थ्रो करने हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख लिया, ओके। एंटिटीज़ आती हैं, हमने इसके बाद आती है हमारा डोमेन लेयर। डोमेन लेयर में हम क्या करते हैं, प्योर डार्ट कोड लिखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे यूज़ केसेस लिखते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस रिपोजिटरीज लिखते हैं, और हमारे डेटा मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर फीचर्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो जो डेटा आया वो हमारे डेटा मॉडल में कन्वर्ट हुआ, रिपोजिटरीज ने उसको रिपोजिटरीज ने उस डेटा को यूज़ केस को दिया, यूज़ केस ने डेटा को स्टेट मैनेजमेंट को दिया, स्टेट मैनेजमेंट में क्या किया, जो डेटा आया है उसको यूआई को दिया, ठीक है, उसको यूआई को दिया। यूआई का स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट का यूआई में जो स्टेट है वो स्टेट को सस्टेन किया हमारे स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी ने। मान लीजिए ब्लॉक है, ब्लॉक ने हमारे बिजनेस लॉजिक के ज़रिए से जो डेटा बैकएंड से आया था उसको यूआई के अंदर डिस्प्ले करने के लिए मदद की। तो यही काम हो रहा है, यही कहानी है डेटा की प्रेजेंट यूआई तक आने तक की, और उसका क्लीन आर्किटेक्चर के ज़रिए से पाइपलाइन के थ्रू आने की। तो यही सारी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिटेल्स में बात करते हैं हम प्रेजेंटेशन लेयर में हम क्या करते हैं, एक और बार रिवीजन मान लीजिए, हम यहाँ पर पेजेस बनाते हैं, विजिट्स बनाते हैं, स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। एक और यहाँ गोल्डन पॉइंट की, हम प्रेजेंटेशन में इट कंटेन्स ओनली यूआई, it contains only UI and events handlers। इवेंट हैंडलर्स मान ली कि स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज, सिंपल। और डोमेन लेयर में आप क्या करेंगे, एंटिटीज लिखेंगे, यानी कि मॉडल्स, यूज केसेस लिखेंगे, प्योर डार्ट कोड रहेगा, और रेपोजिटरी के इंटरफेसेस लिखेंगे। मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है इसको, रेपोजिटरी के क्या लिखेंगे आप, इंटरफेसेस लिखेंगे। इंटरफेसेस यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है। और क्या करेंगे, इट इज रिटन प्योरली इन डार्ट, नो फ्लटर, ठीक है। और इट ओनली फोकसेस ऑन बिजनेस लॉजिक, ठीक है। क्या करता है ये, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉजिक पर ध्यान देता है, यूआई लॉजिक पर ध्यान नहीं देता। एक और बार मैंने यहाँ पर लिखा है, रेपोजिटरी जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। हमारी रेपोजिटरी क्या है, ये सिंपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इट डिफाइंस द एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटीज ऑफ आउटर लेयर, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था। हमने क्या किया था, रेपोजिटरी के अंदर एक बनाया यूज़र रेपोजिटरी,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़र रिपोजिटरी, उसके अंदर हमने क्या किया था, फ्यूचर वॉइड रजिस्ट्री यूज़र, फ्यूचर वॉइड लॉग इन यूज़र, फ्यूचर वॉइड लॉग आउट यूज़र, ये सारी चीज़ें की थी हमने, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैंडल की थी उसके अंदर। ये था हमारा, हमने सिंपली फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखा था, सिंपली लिखा था कि हमारे एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या है हमारे ऐप के अंदर। तो ये थी हमारी कहानी रिपोजिटरी की। मेक श्योर डोमेन लेयर में लिखाया मैंने, ये चीज़ आप ध्यान से लिख लो कि ये चीज़ हमारी डोमेन लेयर में है, ना कि हमारे डेटा लेयर में है, ठीक है, हमने ये चीज़ यहाँ पर लिख ली। ओके, अब बात आती है डेटा लेयर की। डेटा लेयर में हम क्या करते हैं, इट कंटेंस रेपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन। जो रेपोजिटरी का एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने डोमेन लेयर में लिखा था, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम डेटा लेयर में करेंगे, ठीक है। वही कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्लास यूजर रेपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट्स यूजर रेपोजिटरी। समझ में आया, इजी है, हाँ या ना, हाँ। और डेटा सोर्स क्या करता है, कंटेंट्स रिमोट एंड लोकल डेटा स्टोर, डेटा सोर्सेस जो कि मैंने कहा था, रिमोट डेटा सोर्स यानी कि जो HTTP से हम लेते हैं, HTTP या HTTPS से जो लेते हैं वो होता है हमारा रिमोट डेटा सोर्स। लोकल डेटा सोर्स हमारा कैशे भी हो सकता है और हमारा MySQL भी हो सकता है। SQFlite का जो फ्लटर की लाइब्रेरी आती है, SQFlite जो लोकल डेटा स्टोर के लिए यूज़ होती है, शेयर्ड प्रेफरेंस से भी अच्छा रहता है SQFlite, आप देख सकते हो। डार्ट की फ्लटर pub.dev में है इसका डॉक्यूमेंटेशन, SQFlite करके जाके पढ़िए, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। और इसके बाद आते हैं हम कोर लेयर। यहाँ पर मैंने स्टार दिया है, माय चॉइस, ये मैं लिखता हूँ, ये कोर लेयर। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरा app.dart करके एक फाइल बनाता हूँ, जहाँ पर मैं सिंगलटन बनाता हूँ हमारे माय ऐप फंक्शन का, यानी कि हमारे main.dart में सिर्फ वाइड मेन रन ऐप यही फंक्शन रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। रन कॉन्स्ट माई ऐप किधर लिखेंगे हम, ऐप.डार्ट के अंदर। यहाँ पर मैं सिंगलटन इम्प्लीमेंट करूँगा फैक्ट्री के ज़रिए से, और कॉन्स्टेंट्स लिखता हूँ मैं यहाँ पर कोर के अंदर। जैसे कि हमारे एसेट से अगर मान लीजिए कुछ इमेजेस ले रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर क्लास ऐप इमेजेस करके क्लास बनाऊँगा, उसके अंदर स्टैटिक कॉन्स्ट स्प्लैश स्क्रीन इमेज, स्टैटिक कॉन्स्ट प्रोफाइल इमेज करके उसकी ये दे दूंगा। और मैं इसके साथ साथ क्या करता हूँ, स्ट्रिंग्स का भी कांस्टेंट बना लेता हूँ, यानी कि पूरे ऐप के अंदर मैं जो भी स्ट्रिंग यूज़ करने वाला हूँ वो सारे स्ट्रिंग्स मैं क्या करता हूँ, इस कांस्टेंट फाइल के अंदर एसेट इमेजेस पाथ्स होगा और स्ट्रिंग्स में यूज़ कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ उधर, यानी कि हर बार मुझे क्या करना पड़े, उस टाइप करना ना पड़े। मान लीजिए क्लाइंट ने कह दिया कि अरे मैंने जो आपने स्टार्टिंग ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स में जो आपने डेटा लिखा है ना, मुझे चेंज करना है। फिर आप क्या करो, वो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन का डेटा चेंज करना है, मैं जाता हूँ यूआई के अंदर, यूआई में हम दबा दबा स्क्रॉल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं फाइल्स कहाँ चेंज करना है। इससे अच्छा क्या है, हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स करके एक फाइल बनाएंगे, वहाँ पर स्ट्रिंग ऐप स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स डॉट डार्ट, आपकी मर्जी नाम लिख लीजिए जो अच्छा रिलेवेंट लगे, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, क्लास स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, उसके अंदर मैं लिख लूँगा सारा कुछ स्ट्रिंग्स जो भी चाहिए। स्टैटिक कांस्टेंट ऑनबोर्डिंग स्क्रीन 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर मैं उसको सारा स्ट्रिंग दे दूंगा। बस बहुत सिंपल सा काम है। जब जहाँ भी इंप्लीमेंट करना हो मैं इसको इंपोर्ट करके डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा, सिंपल सा काम है। ये सारी कॉन्स्टेंट्स मैं उधर लिखता हूँ, और इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, कोर लाइब्रेरी के अंदर हमारा थीम सेटअप कर लेता हूँ। जो भी थीम्स रहेंगी, थीम्स के साथ साथ राउटिंग मान लीजिए आप गो राउटर यूज़ कर रहे हो, तो गो राउटर का इम्प्लीमेंटेशन आपको लिखना पड़ेगा, तो मैं उधर ही लिख लूँगा। और इसके साथ साथ आप सिंपल राउटर यूज़ करें जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है, वो राउटर यूज़ करो तो राउटर का मैं उधर लिख लूँगा। ये सब कुछ इस कोर फाइल में लिख लेता हूँ मैं। आप भी ये कर सकते हो। हालांकि चैट जीपीटी भी कभी कभी आपको ये कोर लेयर लिख के देगा, और मैं भी वही फॉलो करता हूँ, कोर लेयर इंप्लीमेंट करता हूँ। ये आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो, ऑप्शनल है। या फिर इतना ही था गाइस, दैट्स इट फॉर इट। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड शो योर लव एंड सपोर्ट, ठीक है। इसका जो है मतलब
एक नोट्स आपको मेरे लिंक्डइन में मिल जाएंगे। सीधा जाइए मेरे लिंक्डइन अकाउंट के अंदर, पोस्ट मैंने डाल रखा है उधर, पोस्ट जाके सीधा इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से अच्छी खासी क्लीन आर्किटेक्चर के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके अलावा अगर कुछ डाउट्स बनते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ पर पूछिए क्या डाउट है आपके। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 2 आईडीज़ हैं, एक @mhjhare जो मेरा पर्सनल आईडी है, और एक @letspeedup जो स्पीडअप इस चैनल की आईडी है। कहीं पर भी जाकर आप मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई लाजमी दूंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, जेमिनाई एपीआई का यूज़ करते हुए, क्लीन आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करते हुए हम क्या करेंगे, एक चैटिंग ऐप बनाएंगे, एआई चैटिंग ऐप बनाएंगे, जहाँ पर हम एआई से बात करेंगे। मान लीजिए ChatGPT का क्लोन करेंगे सिंपल वर्ड्स। तो इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो सेव कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो ना मिस कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, वो बड़ा रहेगा, सब्सक्राइब कर लेना अभी ताकि आप मिस ना कर पाओ वो इंपॉर्टेंट वीडियो। तो सीधा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन क्या करना है, कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।